हेलो एमएससी सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं पेपर 11th उसका यूनिट फर्स्ट और उसमें कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक हमने एनएमआर और सीएमआर को अलग अलग करके स्टडी की थी। आज हम दोनों को साथ में लेते हैं और ये देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डिफरेंस बिटवीन PMR एंड CMR। कार्बन 13 NMR को PMR से डिफरेंस करने के मेनली 3 पॉइंट हम लेते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेचुरल अबेंडेंस। जैसा कि हमने पहले स्टडी की थी कि कार्बन 13 की नेचुरल अबेंडेंस बहुत ही कम है, ये केवल 1.08% होता है। यदि हम कार्बन के 100 एटम लें तो उसमें हार्डली एक एटम कार्बन 13 का होगा, या हम कहें कि ये NMR एक्टिव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। जबकि हाइड्रोजन नेचुरली 100% मिलता है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लें, उसमें सारे के सारे एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल में 100 एटम हाइड्रोजन के हैं तो उनमें 100 में से 100 NMR एक्टिव होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम कोई 10 कार्बन एटम वाला कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने लिया ये कोई 10 कार्बन एटम का कोई भी कंपाउंड ले लिया, तो उसके अंदर जो कार्बन 13 होगा उसकी अबेंडेंस बहुत कम होगी और वो होगी 1.08% के रेशियो में। जैसे कोई C10H21X मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर हाइड्रोजन 21 है तो 21 के 21 हाइड्रोजन NMR एक्टिव होंगे। पर अगर उसके अंदर कार्बन 10 है तो उसके एक्टिव होने के जो परसेंटेज वो केवल 0.1% होती है, क्योंकि ये नेचर में केवल 1.08% मात्रा में ही मिलता है। इस कारण से तो पहला रीज़न तो ये हो गया नेचुरल एबिडेंस का, कि दोनों में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाइड्रोजन तो सारे के सारे एक्टिव होते हैं, जबकि कार्बन जो है वो केवल 1.08% ही नेचर में मिलता है। दूसरा जो हम डिफरेंस लेते हैं वो है जायरोमैग्नेटिक रेशियो का, कि किसी मॉलिक्यूल पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो कितना घूमता है। कार्बन 13 के लिए जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू होती है 10.71 मेगाहर्ट्ज़। इसको समझने के लिए या इसको हम इस तरीके से बताते हैं कि अगर हम 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो कार्बन 13 न्यूक्लियस की जायरोमैग्नेटिक वैल्यू 10.71 मेगाहर्ट्ज़ आएगी। इसका मतलब ये है कि ये इतना घूमता है। और यदि यही 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस पर अप्लाई करें तो उसके जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू आती है 42.58 मेगाहर्ट्ज़। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 13 न्यूक्लियस हाइड्रोजन न्यूक्लियस से बहुत कम घूमता है। तो दूसरा जो डिफरेंस है वो जायरोमैग्नेटिक रेशियो का है। तीसरा जो डिफरेंस हम लेते हैं वो है डीशील्डिंग। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लें CH3CH2X का। यहाँ जो X है वो कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और इसमें ये इस मॉलिक्यूल में इस तरीके से ये सारे एटम जुड़े हुए होते हैं। तो जो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं, हेलोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो
इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, तो कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है, तो उसके कारण से हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किंतु कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन तो जो है उसके ऊपर हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन हैलोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और हैलोजन उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन पर कार्बन की तुलना में पॉजिटिव चार्ज कम होता है। इसलिए कार्बन हैलोजन से जुड़ने से डीशील्डेड हो गया, किंतु हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये शील्डेड रहता है। तो हैलोजन क्योंकि कार्बन से ज़्यादा जुड़ा हुआ था और उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, उसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये तो डीशील्डेड हो गया और हाइड्रोजन कार्बन के कारण से शील्डेड हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कार्बन 13 की एबेंडेंस बहुत कम है और ये केवल 1.08% होती है, जबकि कार्बन 12 मेजॉरिटी में मिलता है। ये नेचर में 98.8% मिलते हैं। कार्बन 12 के जो आई की वैल्यू है वो 0 होती है और ये जो मेजॉरिटी में मिलने वाला है वो तो NMR इनएक्टिव होता है, जबकि कार्बन 13 जो कम मात्रा में मिलता है उसके आई की वैल्यू 0 नहीं होती है और इस कारण से ये NMR एक्टिव होता है। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी पहले वाली क्लासेस में ली थी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके कार्बन 13 को रेडिएशन देते हैं तो ये थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्लिप कर जाता है। यहाँ हम केवल अब कार्बन 13 की बात कर रहे हैं क्योंकि यही एक्टिव है, तो थोड़ी सी भी एनर्जी इसको मिली और ये फ्लिप कर जाता है। इसके फ्लिप करने से हाइड्रोजन की करने की जो इसके फ्लिप करने की जो कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन की तुलना में 20 गुना ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन को फ्लिप करने के लिए ज़्यादा रेडिएशन देने होते हैं, तो जो कार्बन है उसके फ्लिप करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ी सी भी एनर्जी ली और फ्लिप कर गया। इस कारण से ये बहुत कम एनर्जी पर ही पॉपुलेशन गैप क्रिएट कर देता है। तो इसके कार्बन 13 का जो पॉपुलेशन गैप है वो बहुत कम एनर्जी पर ही हो जाता है, जबकि जो हाइड्रोजन है उसका पॉपुलेशन गैप कार्बन 13 की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रेडिएशन लेकर ही फ्लिप करते हैं। अब जब एक बार पॉपुलेशन गैप क्रिएट हो जाता है तो फिर पीक बननी भी शुरू हो जाती है। तो कार्बन 13 में पॉपुलेशन गैप कम होता है, इसलिए इसकी पीक हमेशा डाउनफील्ड में आती है, जबकि हाइड्रोजन की जो पीक आती है वो सब अपफील्ड में बनती है, क्योंकि इसके अंदर पॉपुलेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन लेके और फिर फ्लिप करते हैं। तो डाउनफील्ड में पीक आने का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फील्ड भी कम लगाना पड़ेगा और उसके न्यूक्लियस की डीशील्डेड होना होता है। अगर इसकी जो पीक है वो सब डाउन फील्ड में आती है, उसका मतलब वो डीशील्डेड है, जबकि पीक का अपफील्ड में आना एटम के शील्डेड होने को बताता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन मान लो 2 ppm पर पीक देता है, तो कार्बन 13
का जो केमिकल शिफ्ट आएगा वो 40 ppm पर आएगा, क्योंकि जो कार्बन 13 से 20 गुना टाइम ज़्यादा पर हाइड्रोजन फ्लिप करता है। इस कारण से तो हाइड्रोजन की पीक अगर 2 ppm पे बन रही है तो कार्बन 13 की जो पीक आएगी वो 40 ppm पे आएगी। इसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी कार्बन 13 की वो 40 ppm पर होगी। अतः हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन NMR बहुत दूर होते हैं। जब हम इन दोनों के NMR की कंपैरिजन करें तो जो कार्बन 13 का स्पेक्ट्रा आता है वो बहुत दूर बनते हैं। दूर से मतलब TMS से बहुत दूर आएंगे, जबकि हाइड्रोजन की जो पीक्स आएंगी वो सब TMS के पास आती है, जबकि कार्बन 13 की पीक्स TMS से बहुत दूर होती है। तो हाइड्रोजन की पीक अप फील्ड में आएगी और कार्बन 13 की पीक डाउन फील्ड में बनती है। तो ये पॉपुलेशन गैप के अकॉर्डिंग ही जैसे ही पॉपुलेशन गैप आया पीक बनी, और पीक कहाँ आती है वो हमने लिया। हाइड्रोजन की पीक हमेशा अप फील्ड में आएगी और इसकी कार्बन 13 की हमेशा डाउन फील्ड में आती है। तो ये भी इसका एक डिफरेंस है। तो इस तरीके से आज हमने इसमें हाइड्रोजन और कार्बन 13 जो है इनके में क्या डिफरेंस आता है स्पेक्ट्रा में, उसको हमने लिया। अब एक डिफरेंस और आएगा और वो भी हम लेंगे, पर यहाँ पर अब हम इसमें ये ले लेते हैं नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। PMR के सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। आज हम इसमें ले लेते हैं कि जो कार्बन 13 है उसके सिग्नल कैसे लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल लिया CH3 CH2 CH3, तो इसके अंदर जो दो कार्बन है उनका एनवायरनमेंट एक जैसा है और एक कार्बन का एनवायरनमेंट अलग है, तो इसके अंदर दो कार्बन की पीक बनेगी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर भी दो कार्बन एक जैसे हैं, तो इस कारण से एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो इसमें भी कार्बन की दो पीक आएगी। जो लास्ट वाला है इसके अंदर भी दो कार्बन है और दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में, एक के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है और दूसरे के साथ में नहीं है, तो ये भी इसकी भी जो पीक आएंगी वो दो पीक आती हैं। तो कार्बन के एनवायरनमेंट को देखते हैं और उसके अनुसार हम जितने कार्बन होते हैं उस से उनको कंपेयर करके और फिर बताते हैं कि कितनी पीक इसके अंदर बनेगी। अगर एक ही सेम एनवायरनमेंट के हैं तो एक पीक आएगी, अलग अलग एनवायरनमेंट के होते हैं तो अलग अलग पीक्स आती हैं। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा जनरल आइडिया इसका पीक कर लिया। तो आज जो हमने देखा उसमें PMR और CMR में दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं इसके बारे में बताया। थैंक यू।